नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज की खबरों में मुख्य रूप से जिन पर हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन और मुंबई में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। तीसरा, ममता से मिले किसान नेता टिकैत और प्रधानमंत्री से मिले बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। और उसके साथ एक बड़ी खबर है, कोरोना महामारी से विश्व में 17 करोड़ 48 लाख 1058 लोगों को पीड़ित करने वाले और विश्व में 37 लाख 64,240 लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाले चीन को चौतरफा घेराव किया जा रहा है। तो आज और इन सब खबरों से एक बड़ी खबर है कि आगरा में कोरोना महामारी के दौरान, आगरा जो उत्तर प्रदेश में विश्वविख्यात नगर है ताजमहल के नाम से, वहां पर एक निजी चिकित्सालय था, पारस चिकित्सालय। उसमें कोरोना महामारी के दौरान ये दूसरा जो लहर चली थी उसमें ऑक्सीजन की मार्क डी या उसका एक परीक्षण कर रहे थे। उस परीक्षण में ऑक्सीजन होने के बाद भी, प्राणवायु होने के बाद एक प्रकार से कैसे सावधानी बरती जाए इस प्रकरण में, इसमें लेके हुए 22 लोगों की निर्मम मौत हुई। उस प्रकरण से बेनकाब हुआ देश में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं का मुखौटा। तो ये जो 4-5 खबरें आज ज्वलंत है, इस पे हमारी एक निगाह है। सबसे पहले आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद जो जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र रहे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे, राव के समय के सलाहकार रहे, बड़े उनके निकट रहे, और जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरा था। तो इसलिए एक प्रकार से जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। उनके सुपुत्र को कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री भी बनाया, लोकसभा के सदस्य भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी आगामी 2022 के लिए वहां पर अपने धरातल में अपना समीकरण मजबूत करने के लिए इस प्रकार के तमाम नेताओं को, अन्य पार्टी के जो नेता वहां पे जनादेश को प्रभावित कर सकते हैं, उन नेताओं को। और सुबह से खबर थी कि इसकी की बहुत बड़ी खबर थी कि आज एक बीजेपी कांग्रेस का बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। इसमें जब हम सुबह यहाँ से जा रहे थे कोरोना महामारी में, पहली बार हम यहाँ से, मैं वरिष्ठ पत्रकार अमर चंद जी, यहाँ से हम चांदनी चौक गए। चांदनी चौक जाते जाते हमें तब तक खबर आई, कांग्रेस के, उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े समाचारों में चर्चित रहने वाले नेता धीरेन्द्र प्रताप का फोन आया कि भाई आज उत्तराखंड का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जा रहा है, वो कौन होगा। मैंने कहा ऐसी कोई खबर नहीं, उत्तराखंड का तो हो नहीं सकता, बड़ा नेता कौन है। सारे चले गए, अधिकांश जितने बड़े नेता थे, और उत्तराखंड के नेताओं की यहाँ पर उतनी वक़्त नहीं। बड़ा नेता एक हरीश रावत है, हरीश रावत अभी आने के लिए तैयार, और रह सकता है कि कांग्रेस में उत्तराखंड की तरफ से जा सकता है तो केवल रावत जा सकता है, रणजीत रावत, जिनका, और इस समय हरीश रावत के कभी खासम खास थे, अब 36 का आंकड़ा है।
तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े ढंग से उत्तराखंड के इन नेता और किशोर उपाध्याय का, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में से कोई बड़ा नेता बीजेपी में जाने की इस स्थिति में हो, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी नहीं। पर धीरेन्द्र प्रताप जी ने कहा कि कहीं इसमें मनीष खंडूड़ी का नाम भी हो सकता है, क्योंकि ये आज जो खबर आई कि खबर बलूनी जी ने दी, बलूनी जी को हमने कहा वो मोदी और अमित शाह के करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी में मीडिया सेल के प्रमुख, इसलिए उन्होंने खबर दी होगी। इतना वो उत्तराखंड के हैं, पर लेकिन उत्तराखंड के नेताओं की वजह से उन्होंने खबर ट्विटर पर ला दी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और उत्तराखंड के नेताओं का दिल्ली में नहीं। वैसे हमने कहा खंडूड़ी जी और बहुगुणा जी के सुपुत्रों के लिए दोनों पार्टियों के दरवाजे हमेशा खुले थे, और ये लोग वहीं जाएंगे जहां उनका लाभ होगा, तो इसलिए कोई बड़ी अचंभा की बात नहीं अगर ये जाते भी हैं। पर लेकिन निकट भविष्य में अगर कहीं इस समय कांग्रेस से बीजेपी में जा सकते हैं तो रणजीत रावत की बात हो सकती, किशोर उपाध्याय किसी भी दल में जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में वो असहज महसूस कर रहे हैं कई बार, उनकी खबरों से ऐसे लग रहा है। तो परंतु मेरा ये मानना था कि ये हवा में चर्चा में कांग्रेस में कोई बड़ा नेता, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जा रहा है, इसका आशंका थी हमें ये थी कि गुलाम नबी आज़ाद हो सकता है या शर्मा हो सकता है, हिमाचल के नेता जो वाणिज्य मंत्री थे, यहाँ पे उद्योग मंत्री भारत में। तो उसके अलावा कपिल सिब्बल भी हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जेटली के बाद किसी एक मजबूत वकील की जरूरत हो सकता है, जेटली की स्थान पूर्ति के लिए किसी कांग्रेस के दिग्गज अधिवक्ता को वहां ले जाओ। ये कायस लगा रहे थे, जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हमने कहा चलो इसी बहाने देखा जाए कि कौन वो हो रहा है, सम्मिलित हो रहा है। तो वहां गए तो वहां पीयूष गोयल और अनिल बलूनी जी के साथ वो जितिन प्रसाद आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उनकी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने पर अमित शाह ने ट्वीट किया कि उनसे जुड़ने से उत्तर प्रदेश में हम मजबूत होंगे और उनके सेवा करने का संकल्प। वो वही आदित्यनाथ योगी ने भी उनकी स्वागत किया कि उससे उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत। जहाँ तक रहे भाजपा के तमाम उन नेताओं को कांग्रेस में से या अन्य पार्टियों से ला रहे हैं जिससे थोड़ा जनाधार हो और उससे लगे कि ये कुछ जनाध, और ऐसा माना जा रहा है कि ये ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ लाने की, जो 10% ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में हैं जो आगामी चुनाव के लिए उनको लाने की कोशिश करें। पर मुझे लगता है कि राजनीतिक दल ये जातिवाद क्षेत्रवाद इस प्रकार का फैलाते हैं, ये सारी बीमारी पूरे समाज में जाती है और उससे वातावरण दूषित हो जाता है, विकास प्रभावित होता है। इसका मूल कारण राजनीतिक नेताओं की चुनावी रणनीति के कारण, स्वार्थ के कारण देश और समाज में पड़ा। दूसरा ये है कि आज भारत सरकार ने ये कीमतों का, धान बाजरा कपास और अरहर की कीमतों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से इजाफा की ऐलान किया। दूसरी तरफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी संरक्षण देने की मांग पे चल रहा है, और सरकार ने इस प्रकार से, कृषि मंत्री ने ये ऐलान किया कि ये धान की फसलों का, बाजरा का, कपास का, रागी का इत्यादि की कीमतों में एक प्रकार से 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य का इजाफा किया। वहीं कलकत्ता में इस समय आज तृणमूल बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
से मुलाकात करने किसान नेता टिकैत और उनका शिष्टमंडल पहुंचा। ये मुलाकात सचिवालय में हुई। सचिवालय में मुलाकात में ममता ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो उनके संघर्ष में साथ है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने यहाँ ऐलान किया कि किसानों के हितों के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और निरंतर किसानों के हित में कदम उठा रही है और किसान जो आंदोलनकारी हैं वो उनसे बात करें। ये आपसी अहम की लड़ाई से किसानों का नहीं, देश के सारा वातावरण दूषित हो गया। तीसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि इस समय जो कोरोना महामारी से चीन का घेराव किया जाए। चीन का घेराव कौन करेगा? भारत जैसे देश तो कर नहीं सकते हैं, अन्य देश, क्योंकि भारत अपनी जमीन के बारे में चीन से बात नहीं करता। और विश्व में अगर कोई चीन के दंश से विश्व को बचा सकता है, मानवता को बचा सकता है, इस समय अमेरिका। और दुर्भाग्य से क्या हुआ कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो चुनाव में हार गए, जो उस समय कोरोना महामारी के प्रथम दौर पे ही ये कह रहे थे कि कोरोना महामारी चीन द्वारा एक जैविक हथियार है और इसलिए चीन को इसका दंड भोगना पड़ेगा, परंतु उस समय हल्के में लिया गया। आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उनकी बिडेन, वो कह रहे हैं कि ये इसमें चीन का हाथ है और चीन ने ये एक प्रकार से रासायनिक हथियार, जो केमिकल वेपन के रूप से, ये जैविक हथियारों का, ये मानव के लिए सबसे बड़े, ये वुहान जो चीन की एक प्रयोगशाला है, उसमें ये इस प्रकार से जैविक हथियार है। और जैविक हथियार पूरे दबाव के बाद, पूरे विश्व के दबाव के, जिस प्रकार से विश्व के 220 देशों में इस प्रकार कोरोना महामारी से त्रस्त हुई, एक प्रकार से ये हमारे जो ये विश्व की राजनीतिक दृष्टि पे एक नजरिया रखने वाली, हमने पहले भी कहा है कि चीन ने कोरोना महामारी के जैविक हथियार से तीसरा विश्व युद्ध बिना एक गोली चलाए जीत लिया है और इसमें 37 लाख लोगों को निर्मम। इन 37 लाख लोगों में अमेरिका के 6,13,052 आदमी हैं, भारत के 3,53,557 हैं, ब्राजील के 4,77,307 हैं और ये टर्की के काफी आदमी मारे गए। इटली के 1,26,000, फ्रांस के 1,10,000, टर्की के 48,000 लोग मारे जा चुके हैं, रूस के 1,24,000 और ब्रिटेन के 1,27,000 लोग और जर्मनी के 90,000 के आसपास लोग मारे जा चुके। इस प्रकार से 220 देशों में, और जो चीन का इसमें है, चीन में केवल संक्रमित ही हुए 91,316 हुए। और आजकल चीन हायतोबा मचा रहा है। कोरोना जब उससे घेरा जा रहा है तो वो कह रहा है मैं भी पीड़ित हूँ, परंतु कोरोना में तो कुल जो दिखाई जा रहा है आंकड़े, या तो चीन ने छुपाए या अन्य देशों ने छुपाए, उसमें 4,636 लोग मारे गए। ये 4,600, जब भारत में दूसरी लहर में इतने विकट आए थे, एक ही दिन में इतने मर रहे थे और एक ही दिन में 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोग इस कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे थे। तो ये जो नजरिया है कि विश्व को अगर कोरोना महामारी जैसी जैविक प्रहारों से रक्षा करनी है तो हर हाल में चीन जैसे जैविक हथियारों के उत्पादक देशों पर अंकुश लगाना होगा। ये कड़ा अंकुश लगा, ये हल्के से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीन थमने वाला नहीं है। तो इसमें जो हमारा पूरा ये रहा था कि अब एक नजरिया ये देखा जाए कि जो कोरोना महामारी से हमारा एक प्रकार का चिकित्सा ढांचा पूरा एक प्रकार से बेनकाब है। भारत में जो चिकित्सा ढांचा निजी क्षेत्र में देने की वकालत कर रहे हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य एक मूल रीढ़ होती है, उनको आगरा में पारस अस्पताल प्रकरण से उस एक संकेत है कि किस प्रकार से निजी चिकित्सालय सरकारी चिकित्सालय जो अभी तक एक हल्के में बयान देते थे
देश के राजनेता कि व्यापार करने के लिए सरकार नहीं होती, सरकार जनसेवा करने के लिए होती। बिल्कुल सही कहा। और चिकित्सा, शिक्षा और न्याय और देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं को कभी निजी क्षेत्र के हवाले नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र केवल लाभ की स्थिति में ही काम करना है। निजी क्षेत्र घाटे के उसमें नहीं करता। और जन सेवा ये निजी स्वास्थ्य का है, आम आदमियों को स्वास्थ्य मिले, आम आदमी को शिक्षा मिले, इसमें लाभ व्यापार की दृष्टि से नहीं, ये देश के मजबूती की दृष्टि से देखा। देश के नागरिकों को मजबूत रखना है, सुशिक्षित करने के लिए ये देखा जाता है। इसलिए निजी क्षेत्र लाभ के, उन्हें ये लगा ये अवसर है। ये त्रासदी को भी उन्होंने अवसर देखा निजी क्षेत्र के चिकित्सालय में। उनकी कीमतें और इसमें कृत्रिम अभाव पैदा किए, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों का कृत्रिम अभाव, और उसी प्रकार बाजार में मनमाने दामों पे बेचा है। इस प्रकार त्रासदी में जनसेवा एक प्रकार से सरकार का दायित्व होता है, देश का दायित्व होता है। तो निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों ने इसे लाभ कमाने का अवसर मान के इस त्रासदी को दिया। जिससे ये हुआ कि ये अस्पतालों में इतने लोग रहे। जो आगरा से जो एक प्रकार से इस प्रकार का एक वीडियो लीक हुआ, उसमें ये है कि तुरंत ये इतने जो 100 के आसपास मरीज वहाँ चिकित्सालय में ऑक्सीजन की मार्क डील एक प्रकार से परीक्षण करने के लिए कि भाई अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो उसमें उन्होंने कृत्रिम काम करके ऑक्सीजन बंद कर दिया। 5 मिनट में ही 22 आदमियों की निर्मम हत्या की। तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ये लाभ के लिए एक प्रकार से निर्मम हत्या का काम किया गया। ये एक विकृत मानसिकता है। उन्हें चिकित्सा सेवा में इस प्रकार की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और जो सेवा भाव के अभाव में इस प्रकार से तो निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों के, निजी क्षेत्र के रहमो करम पर देश की सुरक्षा व्यवस्था को, चिकित्सा व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को नहीं सौंपा जा सकता है। ये हमारा एक आज का मुख्य वो है। तो सरकार को चाहिए, क्योंकि उनका ये है कि जितने मरीज है, ये मरीज जितने दिन रह गए या ये जगह घेर रहे हैं, इसकी जगह पे दूसरा मरीज आए तो लाखों रुपये उसे कमाए। तो लाखों रुपये उनके लिए ज्यादा है एक आदमी का स्वास्थ्य उनके लिए। उसके कारण जितने भी वहां पे मरीज मरे, इस उनके मरीजों की संख्या कम करने के या इस प्रकार का झूठा मार्क डील करने पर जो लोग मरे, उसका निर्मम हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य, इसके साथ ही जो चिकित्सालय, जिस चिकित्सा पद्धति, इतनी दवाइयों की कीमत मनमर्जी से, जो दवाइयाँ 2, 5, 10, 100 रुपये में मिलती थी, वो दवाइयाँ हजारों लाखों रुपये में कैसे हो सकती हैं। दवाइयों को निजी क्षेत्र में देना भी एक प्रकार से देश के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ है। लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले, IDPL जैसी दवाई कंपनी जो अच्छे कम कीमत पे लोगों को बेहतर दवाई दे सकती है, उसको बंद किया गया। सरकार वो कमीशन के चक्कर में, नीति निर्धारकों ने कमीशन के चक्कर में, निजी क्षेत्र के चिकित्सालय ने कमीशन के चक्कर में इस प्रकार से रेफर करने वाला, बिना जरूरत की जांचें करने वाले, हजारों लाखों रुपए की इस प्रकार के परीक्षण चिकित्सा करने वाले और खाली बिना बात के चिकित्सा करने वाले, इस पर अंकुश लगना चाहिए। देश की भारतीय चिकित्सा प्रणाली को प्राथमिकता देते हुए सभी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा इत्यादि को एक संयुक्त उसका करके कैसे देश के लोगों को सेवा दिया जाए। जो इस प्रकार से निजी क्षेत्रों में इस प्रकार MBBS करने के बाद वो दूरस्थ जनपदों में और दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको चिकित्सा करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। और उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों कंपलसरी 5 साल का इस प्रकार का चिकित्सा एग्रीमेंट बने कि 5 साल वो दूरस्थ क्षेत्रों में हर हाल में जाएंगे सेना चिकित्सालय। नहीं तो ये इस प्रकार का देश के आम जनता के साथ खिलवाड़ होगा, जो एक बहुत वो है। और आज की खबरों का यहीं तक सिलसिला है। और आने वाले समय में जो भी खबरें होंगी उस पर हम
इस समाधान खंड में आपके समक्ष रखेंगे। जय हिंद।